डिस्कशन हम आज की स्टार्ट करें उससे पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। ओनली आईएएस से मैं 2017 से जुड़ा हूँ और ओनली आईएएस से नहीं जुड़ा हूँ, सुमित सर की आवाज़ से जुड़ा हूँ है ना। एडिटोरियल डिस्कशन डेली का हिस्सा है, संडे छोड़ संडे नहीं आता है और बाकी मंडे टू सैटरडे सर की आवाज़ सुनते रहते हैं। और मेरे घर में मेरी बीवी है, मेरे बच्ची है, वो भी सुनते हैं ठीक है। तो बस यही है, लेकिन न्यूज़पेपर जैसे है तो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था पहले हमें। अब अभी तो GS 5-6 जब से आया तब से मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ, वरना उसके पहले कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, केवल सर को सुना है और उसी से काम हो गया। देखो कितने ज़्यादा प्राउड की बात होती है जब अपनी कम्युनिटी से कोई बिल्कुल टॉप में रैंक लेके आता है। ये प्रेम शंकर पांडे जी हैं जिनकी सेकंड रैंक आई यूपी PCS में और काफ़ी लंबे समय से अपनी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही हम्बल पर्सन। जो लोग इस बार सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देंगे, अब तो सिर्फ देखो 97 डेज़ के आसपास रह गए हैं। और एक चीज़ आपको बताऊं, परसों की बात है, सैटरडे को ना एक ऑफलाइन सेशन हुआ था और उसमें ना UPSC किन थीम्स पे फोकस कर रही है पिछले कुछ सालों में, मतलब सब्जेक्ट के अंदर घुस के इकोनॉमी में जैसे UPSC एक्सटर्नल सेक्टर पे काफ़ी क्वेश्चन पूछ रही है, पॉलिटी में ज़्यादा फोकस पार्लियामेंट पे है, फंडामेंटल राइट्स और DPSP पे है, उसी प्रकार से साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन पे है। इस प्रकार का सेशन काफ़ी यूजफुल था, सैटरडे को हुआ था ऑफलाइन में और उसकी वीडियो मैं अपलोड भी करूँगा, टीम को बोलूँगा आप वो सेशन ज़रूर देखिएगा। और प्रीलिम से पहले कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, रिवीजन कैसे करें, मॉक कैसे अटैम्प्ट करें, मॉक से संबंधित क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, लास्ट 99 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल से डिस्कस की थी। और 2 घंटे का वो सेशन था, लेकिन बहुत यूज़फुल होगा वो सेशन, तो आप ज़रूर देखिएगा जब वीडियो अपलोड होगी। और डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो कोट हम डेली डिस्कस करते हैं। आज साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है हेलो इफेक्ट, ये एथिक्स में यूजफुल हो सकता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है, ये देखो कोग्निटिव बायसनेस होती है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से समझाता हूं। जब देखो मान लीजिए आप किसी सुंदर कन्या से मिलते हो, सुंदर लड़की से आप मिलते हो, बहुत सुंदर है, लेकिन उससे मिलके ना कई बार आपको ऐसा लगने लगता है कि वो लड़की ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होगी, वो लड़की ज़्यादा काइंड भी होगी। मतलब सिर्फ लुक के बेस पे आप एज्यूम करना स्टार्ट कर देते हो कि उस लड़की में दूसरे गुण भी हैं, दूसरी फील्ड में भी वो लड़की अच्छी है। इस चीज़ का ना एडवर्टाइजमेंट कंपनीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं। आप देखोगे प्रोडक्ट्स पे ना कई बार पैकेजिंग इतनी ज़बरदस्त की जाती है, इतनी ज़बरदस्त की जाती है, एंड वी स्टार्ट एज्यूमिंग दैट अगर पैकेजिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है तो प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। ये हेलो इफेक्ट है। मतलब हमें लगने लगता है कि पैकेजिंग अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, लेकिन यहां पे ना हमारा कोग्निटिव बायस्ड होता है, हम रैशनल ढंग से नहीं सोचते। हम जनरलाइज करने लगते हैं कि कोई पर्सन एक फील्ड में अच्छा है तो वो दूसरे फील्ड में भी अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अलग अलग फील्ड्स में उस पर्सन की क्वालिटीज को जज करना चाहिए। आज देखो डेट 19 फरवरी है, 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे आज हम डिटेल से इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित, दूसरा आर्टिकल इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप, तीसरा आर्टिकल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए टीचर की क्वालिफिकेशन, चौथा आर्टिकल फ्री मूवमेंट रेजीम। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल डिफेंस एक्सपोर्ट से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट में ये बोला जाता है, एक तरफ देखो जब वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती जा रही हैं, मतलब कि युद्ध देखो आप, एक तरफ रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ना इंडिया के पास एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनने का। मतलब इंडिया भी अपना डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है। अगर बात करें अभी क्या स्टेटस है, देखो 2022 में ग्लोबल डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन $750 बिलियन, बहुत ही ज़्यादा। और 2030 आते आते ग्लोबल डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री की जो वैल्यूएशन है $1.38 ट्रिलियन हो जाएगी। आज के समय में डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में, मतलब वो देश जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स, हथियार,
फाइटर जेट, ये सब चीज़ें, उनमें इन 5 देशों का नाम आता है। यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, ये 5 देश मिलके 77% ग्लोबल आर्म एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया की बात करें, 2013-14 में इंडिया सिर्फ 686 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट करता था, लेकिन 2022-23 में बढ़ के 16,000 करोड़ हो गया है। यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन देखो, इंडिया से जो डिफेंस एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें प्राइवेट सेक्टर का 80% कंट्रीब्यूशन रहता है। और क्या क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है? रॉकेट से लेके टोरपीडोज, आर्टिलरी गन्स, ड्रोन्स, ये सारी चीजें। इंडिया 75 से ज्यादा देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करता है आज के समय में। इसके बाद राइटर बेनिफिट्स गिनवाते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स के फायदे क्या हैं। सबसे पहली चीज, देखो, आप डिफेंस एक्सपोर्ट पे काम करोगे तो खुद आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस से संबंधित चीजें दूसरे देशों से। तो अब देखो, इंडिया ने जब से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हालांकि फैक्चुअली ये चीज सही नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हमने बाद में लॉन्च किया, कोरोना के समय लॉन्च किया था, और इसमें जो डेटा है वो 2018-19 से है। खैर, डेटा क्या है वो बता देता हूं। 2018-19 में हम जितनी हमको डिफेंस में आवश्यकता थी ना, उसका 46% हम इंपोर्ट से पूरा कर रहे थे। लेकिन दिसंबर 2022 आते आते हम जितनी हमारी डिफेंस आवश्यकता है उसमें से सिर्फ 36.7% इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का फायदा हुआ है, ऐसा आर्टिकल का कहना है। हालांकि फैक्चुअली ये इनकरेक्ट है, आत्मनिर्भर भारत बाद में आया और डेटा 2018-19 से है। कुल मिला के पॉइंट ये है, आप डिफेंस एक्सपोर्ट पे फोकस करोगे तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपकी ना दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जैसे अभी ना इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा परचेज करता है, रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंसी है, बट रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। तो फिर रशिया जो है इंडिया को अभी डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इंडिया इजराइल से काफ़ी इंपोर्ट करता है, इजराइल भी हमास के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। तो इंडिया को जरूरत पड़ी तो ये दोनों देश तो अपने अपने युद्ध में फंसे हुए हैं, इंडिया कहाँ जाएगा? इसलिए किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंसी होना अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि दूसरे देशों की आपके ऊपर डिपेंडेंसी है तो वो अच्छी चीज़ है, और वो होती भी है डिफेंस में। मान लीजिए इंडिया ने किसी को अपने हथियार बेचे, मिसाइल बेची, फाइटर जेट बेचे, तो ना वो देश आने वाले समय में भी इंडिया से डील करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सर्विस चाहिए इंडिया से। जैसे फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर ली, तो वो अब इंडिया के साथ आने वाले कई सालों तक एंगेजमेंट करता रहेगा, क्योंकि फिलीपींस ने इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज की है, तो कभी उसको सर्विस करवानी रहेगी, कभी उसको नई मिसाइल चाहिएगी, कभी उसको नए कंपोनेंट चाहिएंगे, रिपेयर करवाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये सारी सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड करता रहेगा। ये फायदा होता है डिफेंस एक्सपोर्ट का कि एक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट, जिसको भी देखो हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस देश के साथ में हमारा मिलिट्री कोऑपरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया रशिया। इंडिया रशिया के बीच में गहरी दोस्ती होने का एक रीजन ये भी था क्योंकि इंडिया पहले यूएसएसआर से बहुत सारी डिफेंस संबंधी चीजें परचेज किया करता था। तो अब इंडिया जिन देशों को डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा उन देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करेगा, ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएगा, बहुत सारी चीजें साथ साथ करेगा। इसलिए दोनों देशों की मिलिट्री में आपस में रिलेशंस काफी अच्छे हो जाते हैं, ये फायदा होता है। फिर देखो कुछ ऐसे फायदे हैं, कम हम इंपोर्ट करेंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो फिर हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा, जो हम पैसा खर्च कर देते हैं डॉलर में बाहर से चीजें खरीदने में। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पे इमर्ज हो रहा है। देखो सबसे पहली चीज, इंडिया ना रशिया से बहुत सारी चीजें परचेज कर रखी है इंडिया ने पास्ट में, सुखोई वगैरह बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं। अब रशिया तो बिजी है अपना युद्ध लड़ने में। इंडिया के अलावा और भी कई सारे देश हैं जैसे वियतनाम वगैरह हैं जिन्होंने रशिया से डिफेंस संबंधित इक्विपमेंट्स परचेज कर रखे हैं। तो ना इंडिया को थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज है रशिया के हथियारों में सर्विसिंग की। तो रशिया तो अब सर्विसिंग नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो और देश फॉर एग्जांपल वियतनाम जिनको अब रशिया से परचेज किए हथियारों की सर्विसिंग करवानी है, तो इंडिया के पास में एक्सपर्टीज है।
वो अब इंडिया का रुख कर रहे हैं कि भाई आप कर दो, रशिया तो नहीं कर पा रहा है, वो अपना युद्ध लड़ रहा है। तो एक ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया थोड़ा बढ़िया ढंग से इमर्ज होके आया है डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में। दूसरा, वैसे देखो म्यांमार जैसे जो देश है ना, म्यांमार, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इनको ना चाइना आम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना का जो माल है ना उस पर क्वालिटी के काफ़ी इश्यूज उठे हैं, क्वालिटी और परफॉर्मेंस के। तो इंडिया का जो डिफेंस माल है ना वो चाइना के माल को रिप्लेस कर सकता है म्यांमार में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में तो ऑफकोर्स नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया के पास देखो टेक्नोलॉजिकल एज है, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, एआई और सॉफ्टवेयर के मामले में इंडिया के पास में स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की लोकेशन अच्छी है, यूएस और यूरोपियन नेवल फोर्सेस के शिप्स यहाँ से गुजरे ना तो इंडिया के जो शिपयार्ड्स हैं वो उन शिप्स को सर्विसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो बात करते हैं सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इस इनिशिएटिव के तहत जो स्टार्टअप्स वगैरह है ना उनकी मदद की जाती है ताकि वो इनोवेटिव डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम कर सकें और आगे बढ़े। स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए है ये इनोवेटिव आईडेक्स। नेक्स्ट, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। इंडिया ने स्पेशल एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई है, एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, डिफेंस प्रोडक्शन को कैसे बूस्ट किया जा सकता है ताकि सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जा सके। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट, इसमें क्या है कि सरकार ने ना कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पे तो बैन लगा दिया और साफ साफ बोल दिया कि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स तो आप इंडिया से ही परचेज करोगे, लोकल कंपनी से ही परचेज करोगे, इनको आपको इंपोर्ट नहीं करना है, बैन लगा दिया सरकार ने। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप एंगेजमेंट। सरकार प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को एंकरेज कर रही है कि उन्हें एक्सपोर्ट करना पड़े तो वो आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें, उन्हें कम से कम परमिशन लेनी पड़े। इस चीज़ पे सरकार ने काम किया है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन मेजर्स। इसमें क्या है कि मान लीजिए इंडिया को ना किसी दूसरे देश को इंडिया की आकाश मिसाइल परचेज करनी है तो उसके लिए ना ये परचेज करना आसान से आसान हो, बिल्कुल टाइम ही ना लगे। उसकी रिक्वेस्ट आए वेबसाइट पे कि वी आर इंटरेस्टेड इन द आकाश मिसाइल और तुरंत पहले से बना हो प्रोसीजर, कौन डील करेगा, सब कुछ पहले से फिक्स अगर होगा ना तो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना और आसान हो जाएगा। फिर देखो सरकार इस प्रकार के शो ऑर्गेनाइज करवाती रहती है, डिफेंस एक्सपो, एरो इंडिया का जो शो होता है ताकि बाहर के जो देश हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव आएँ, देखें इंडिया की डिफेंस पावर को और जो भी उन्हें खरीदना है वो खरीद सकें। जैसे बुक फेयर आयोजित हुआ था, कुछ वैसा ही होता है ये डिफेंस एक्सपो भी। फिर सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे देती है, जैसे ना बांग्लादेश को इंडिया से हथियार परचेज करने हैं, सरकार ने बोल दिया कि $1 बिलियन का हम आपको उधार देते हैं, लेकिन सिर्फ इसीलिए हथियार खरीदने के लिए आप ये उधार का इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, किसी और पर्पज के लिए नहीं। तो इस प्रकार से इंडिया विभिन्न देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट भी दे देता है डिफेंस पर्पजेज के लिए। चैलेंज क्या क्या है? सबसे पहला चैलेंज है रेगुलेटरी एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। आज भी देखो जैसे फिलीपींस को ना इंडिया से मिसाइल खरीदनी थी ब्रह्मोस, 3 साल लग गए, 3 साल बाद वो मिसाइल उसको डिलीवर की जा सकी फिलीपींस को। इतना समय नहीं लगना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा तेज काम करना चाहिए, सारे एसओपीज पहले से अच्छे से ड्रा होने चाहिए ताकि विभिन्न देश फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं कि यार मिसाइल परचेज करनी है, इन्होंने 3 साल लगा दिए। फिर है डीआरडीओ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिले चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट के अनुसार 55 में से 23 डीआरडीओ के जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं ना वो डिले हो चुके हैं। कैग ने भी ये बोला कि डीआरडीओ जो है वो ओरिजिनल टाइम फ्रेम पे स्टिक नहीं रहा 119 प्रोजेक्ट्स में आउट ऑफ 178 प्रोजेक्ट्स। फिर देखो इंडिया खर्च बहुत कम करता है डिफेंस की R&D पर। इजराइल, साउथ कोरिया, ये देश इतना खर्च करते हैं R&D पर, इंडिया बहुत कम खर्च करता है। ओवरऑल R&D की ये बात है, डिफेंस नहीं स्पेसिफिक। ओवरऑल R&D पर इंडिया का खर्च सिर्फ 0.65% ऑफ जीडीपी है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लॉजिस्टिक अच्छा नहीं है। लॉजिस्टिक मतलब हथियार बन गए, उसको शिप्स के माध्यम से दूसरे देशों में भेजना है, तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, लॉजिस्टिक सेक्टर वीक है। वे फॉरवर्ड में बोला जाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेल्स के लिए जो रूल्स हैं ना उन्हें बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो ताकि दूसरे देश जो इंडिया से डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं वो आसानी से परचेज कर सकें। फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल सेल्स,
अब देखो जैसे यूएसए है, यूएसए बहुत सारे देशों को हथियार बेचता है, तो उनका ना सब कुछ फ्रेमवर्क पहले से तय है, क्या क्या चीज़ फुलफिल होगी तब हम हथियार बेचेंगे, क्या देंगे क्या नहीं देंगे, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है, सब कुछ पहले से फिक्स है। लेकिन इंडिया का फिक्स नहीं है, तो इंडिया को ना यूएस की तरह इंटरनेशनल सेल्स के लिए अपना फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए। नेक्स्ट, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट थोड़ा और इंक्रीज करो, मतलब थोड़ा और उधारी दो ताकि विभिन्न देश इंडिया से हथियार परचेज कर सकें। डिफेंस और एजुकेशन सेक्टर को इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि फिर और ज़्यादा रिसर्च का अच्छा इकोसिस्टम बनेगा हमारे देश में। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग। देखो अभी ना बहुत सारी चीज़ें ना बना नहीं सकते कंपनीज, जाहिर तौर पे लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये डिफेंस से संबंधित मामला है, नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, तो ना लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई गन बनाने लग जाएगा। तो राइटर कहते हैं कि वो स्टार्टअप्स जो इनोवेशन लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ नेशनल इंटरेस्ट भी है, तो ना दोनों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश कर दे। इससे फ़ायदा हो, नेशनल इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इनोवेशन लाने का मौका भी मिल जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, सरकार को ना एक थिंक टैंक बनाने के बारे में सोचना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, जिसमें साइंस एंड टेक से संबंधित इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपर्ट्स हों और जो माहिर हो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में, और जो ना वर्ल्ड में आवश्यकता के अनुसार, मतलब जिन हथियारों की आवश्यकता है, जैसी टेक्नोलॉजी चल रही है, उसके हिसाब से एक रोड मैप तैयार कर सके कि भैया अब इन चीज़ों पे फोकस करो, प्रोडक्शन के मामले में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ने वाली है, तो ये काम हो इस थिंक टैंक का। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मेडिटेरेनियन सी में ना ग्रीस की लोकेशन देख लीजिए। यहाँ पे है ग्रीस, ये टर्की है, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, बुल्गारिया। कंटेक्स्ट ये है, ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर है ना मित्सोटाकीज, ये चीफ गेस्ट बनके एनुअल रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रही हैं। ये रायसीना डायलॉग हर साल आयोजित होता है। ओआरएफ एक थिंक टैंक जो है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। और पिछले 2-3 सालों से हमने देखा लगातार कोई बड़ा यूरोपियन गेस्ट आ रहा है इस डायलॉग में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसे देखो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट आए थे 2022 में, और 23 में इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी मिलोनी। तो इस बार जो ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर आएंगे ना, ये देखो दिल्ली के अलावा मुंबई और बेंगलुरु में भी जाएंगे, और इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड एंड बेवरेजेस, डिफेंस एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। डिटेल से रिश्तों की बात करें इंडिया और ग्रीस के बीच, इंडिया और ग्रीस वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज में से एक है। हिस्टोरिकल टाइज हैं, एंशियंट टाइज हैं। जैसे देखो प्लेटो के बारे में आप सुनते हो, कहाँ से थे? ग्रीस से थे। प्लेटो ने ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स की बात की है, मतलब डेथ होने के बाद जो सोल जो है वो दूसरे वर्ल्ड में जाती है। भारत के स्पिरिचुअलिज्म में भी तो इसी प्रकार की बातें बोली गई हैं। ग्रीस के जो लोग थे पहले देखो गंगा रिवर के बारे में जानते थे और इसे बोलते थे फिसोन। इसके अलावा मोरियन ईरा में काफी ट्रेड होता था इंडिया के बीच में और ग्रीस के बीच में। उस समय अलेक्जेंडर द ग्रेट कहां से आए? ग्रीस से आए, जो भारत को नहीं जीत सके थे। मतलब पास्ट में आप इतिहास उठा के देखोगे तो एंशियंट ईरा से लगातार टाइज जो हैं इंडिया और ग्रीस के मजबूत रहे हैं। लेकिन कुछ सालों तक हम भूल गए ग्रीस को, आप बोल सकते हो, दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस के साथ टाइज को अपग्रेड किया और दोनों देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई। 40 सालों बाद ऐसा हुआ भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस में गया हो। ग्रीस में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो उनको सेकंड हाईएस्ट सिविलियर ऑनर प्रोवाइड किया गया, ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। जैसे हमारे देश में वो नहीं होते पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो उसी प्रकार से ग्रीस में भी ये होते हैं और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया। उससे पहले 2 बार ये भी गए हमारे विदेश मंत्री भी ग्रीस में। ग्रीस ने इंडिया और फ्रांस के द्वारा जो सोलर अलायंस लॉन्च किया गया था ना 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको रेटिफाई कर दिया ज्वाइन करने के लिए। ग्रीस ने देखो कई सारे मौकों पर इंडिया का समर्थन किया है, जैसे
न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, वासेनार अरेंजमेंट, इन सबको ज्वाइन करने की बात हो, ग्रीस ने इंडिया का समर्थन किया है। इवन देखो कुछ दिनों पहले एक जो इनिशिएटिव अनाउंस किया गया था ना, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये देखो ये कॉरिडोर जो तस्वीर में आप देख रहे हो, ये भी खत्म कहां पे होता है? ग्रीस में होता है। ये ग्रीस की एक सिटी का नाम है पिरियस, इसका नाम याद रखिएगा, मैप में पूछ सकती है यूपीएससी। यहां पे खत्म होता है ये इनिशिएटिव। और जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो ऐसा बोला गया कि अब तो ये इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करना मुमकिन नहीं है, बट इंडिया की तरफ से वित्त मंत्री ने बोला एक बार युद्ध खत्म हो जाए तो इस इनिशिएटिव को हम आगे लेके जाएंगे, ठंडे बस्ते में नहीं डाला है, इंतजार है युद्ध खत्म होने का, उसके बाद इस इनिशिएटिव को रिवाइव किया जाएगा। इसके अलावा देखो एक और चीज है, साइप्रस को लेके ना विवाद है टर्की और ग्रीस के बीच में काफी समय से। साइप्रस के नॉर्थ में ना टर्किश मूल के लोग रहते हैं और साउथ में ग्रीस के लोग रहते हैं, ग्रीक्स रहते हैं। तो ना नॉर्थ साइप्रस ने ना अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया 1983 में टर्किश मिलिट्री की मदद से। तो इस इशू को लेके टर्की और ग्रीस की आपस में बनती नहीं बिल्कुल भी, इंडिया पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है, मतलब हमारे बीच में तो ज्यादा ही टेंशंस रहती हैं, लेकिन इनके बीच में बिल्कुल नहीं बनती, टेंशंस हैं। अब देखो टर्की जो है ना पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है टर्की कश्मीर के मुद्दे पर भी, ओआईसी में भी टर्की इंडिया के खिलाफ बोलता है। इवन जब आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया तो इस इशू को टर्की के द्वारा यूएन के मंच से उठाया गया। तो हमेशा टर्की जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज करता है। तो इंडिया के लिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि टर्की का जो दुश्मन है वो इंडिया का दोस्त होगा। जैसे ग्रीस जो है, ग्रीस टर्की का दुश्मन है, तो यह स्वाभाविक है कि ग्रीस इंडिया का दोस्त बनेगा, नेचुरल पार्टनर बनेगा। जिसे हम बोलते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हमारा दुश्मन टर्की और टर्की का दुश्मन ग्रीस जो कि हमारा दोस्त। ग्रीस और टर्की के बीच में जो टेंशंस है ना, वो ना सिर्फ अब साइप्रस को लेके हैं बट ईस्ट मेडिटेरियन सी में ना गैस फील्ड्स को भी लेके हैं। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर दिया गया है दोनों देशों के द्वारा मेडिटेरेनियन सी में। ये देखो 2020 के बाद सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो गई है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट दोनों देशों ने इंक्रीज कर दिया है। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं ग्रीस का एक और एंगल है। 2008-9 में ना ग्रीस में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे और बाद में वो ग्रीस से दूसरे देशों में भी फैल गए। पिग्स क्राइसिस का नाम आपने सुना होगा। तो ना उसके बाद ग्रीस की मदद की थी चाइना ने ताकि वो उस इकोनॉमिक सिचुएशन में बाहर निकल सके। तो धीरे धीरे ग्रीस भी ना बहुत ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होता गया। ग्रीस पहला ऐसा देश था जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया था, बट अब ग्रीस को लगता है कि इतना ज्यादा चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह ग्रीस भी थोड़ा अपना ना डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने ट्रेड वगैरह को, पूरी तरह से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। तो उसको लगता है कि इस दिशा में ना इंडिया एक बढ़िया पार्टनर है। इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड काफी ज्यादा है, तेजी से ग्रो होने वाली इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया। और उसके बाद नेक्स्ट चीज, अब ना ग्रीस के हालात पहले से ठीक हो गए हैं। 2023 के सेकेंड क्वार्टर में यूरोप में सेकेंड फास्टेस्ट जीडीपी ग्रोथ वाला देश बना ग्रीस। मतलब अब इन्वेस्टमेंट के लिए रेटिंग भी इंप्रूव हो गई है ग्रीस की। डिफेंस टाइज की बात की जाती है। इंडिया और ग्रीस के बीच में 1998 में फर्स्ट एमओयू साइन हुआ था डिफेंस कोऑपरेशन करने के लिए, लेकिन देखो इतने साल कुछ खास हुआ नहीं डिफेंस के मामले में ज्यादा। अप्रैल में पिछले साल इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इनियोकोस 2023 में पार्टिसिपेट किया था। सितंबर 2023 में 4 ग्रीक F-16 फाइटर जेट्स ने इंडिया में तरंग शक्ति लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। अब देखो ये कमाल की बात है, पाकिस्तान के पास भी F-16 है जो उन्होंने यूएसए से परचेज किए हैं और ग्रीस के पास भी। तो ग्रीस के साथ हमारी दोस्ती है। तो जॉइंट एक्सरसाइज जब करते हैं ना तो हमारे देश के पायलट्स को भी ना F-16 समझने का ज़्यादा अच्छे से मौका मिलता है और कल को फिर पाकिस्तान के पास भी F-16 है, उनसे हम बेहतर ढंग से टैकल कर पाते हैं। ये फायदा होता है।
अब आने वाले समय में ना ग्रीस 10 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करेगा अपने मिलिट्री आर्सेनल को अपग्रेड करने में। इंडिया के पास मौका है। यूएस ने भी ग्रीस को 40 F-35 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने के लिए अनुमति दे दी है। दोनों देश मिलकर डिफेंस में को प्रोडक्शन को डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो द हिंदू का है। द हिंदू का ये कहना है कि फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का सरकार का जो डिसीजन है ना वो गलत है। क्यों गलत है, आर्गुमेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के द्वारा क्या दिए जाते हैं। आप ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और इवन सिक्योरिटी से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो जो जीएस पेपर 3 में आता है। देखो फ्री मूवमेंट रेजिम ये 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत बॉर्डर पे ना दोनों साइड, म्यांमार की साइड भी और इंडिया की साइड भी 16 किलोमीटर तक ट्राइबल्स जो हैं बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। देखो ये जो बॉर्डर का कंसेप्ट है काफी लेट आया। ट्राइबल्स तो यहां पे ना सदियों से रहते आए हैं। अब जैसे नागा ट्राइब है, नागा यहां पे भी रहते हैं इंडिया साइड में, म्यांमार की साइड में भी रहते हैं और दोनों के आपस में ना शादी के लिंक्स हैं, रिश्तेदार रहते हैं वहां पे। तो उनको काफी फायदा हो रहा था इस एफएमआर से, फ्री मूवमेंट रेजिम से। बट दिक्कत यह है सरकार की टेंशन ये थी कि यहां से ना एफएमआर की वजह से ड्रग्स काफी आसानी से पास हो रहा था, रिफ्यूजीज काफी आसानी से आ रहे थे एफएमआर की वजह से जो वापस नहीं जा रहे थे। तो इसलिए रिफ्यूजीज आके सेटलमेंट कर रहे थे मणिपुर में और मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी के लोग काफी समय से विरोध कर रहे थे। तो सरकार ने निर्णय लिया कि यह एफएमआर जो है इसे बंद करो और फेंसिंग लगाओ इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर। देख लीजिए अब द हिंदू वाले क्या तर्क देते हैं एफएमआर को रिवोक करने के अगेंस्ट। सबसे पहला, सरकार को ना पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए। ट्राइबल लोगों को ना फायदा हो रहा था इस एफएमआर से और नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के नाम पर इसे खत्म करना ठीक नहीं है। क्योंकि देखो बॉर्डर जो है सही मायने में लोग डिफाइन करते हैं, बॉर्डर को सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से डिफाइन करना सही नहीं होता। मतलब ये आर्टिकल में पहला आर्गुमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट आर्गुमेंट आर्टिकल में ये दिया जाता है कि देखो मॉडर्न नेशन का कंसेप्ट कि ये मेरा देश ये तुम्हारा देश, बीच में हमारा बॉर्डर, ये पूरा कंसेप्ट तो बाद में आया है और ट्राइबल यहाँ कई सेंचुरीज से रहते आए हैं। तो उनके बीच में ये लाइन गाड़ना कि यहाँ के पार तुम नहीं जा सकते अपने रिश्तेदारों से मिलना, ये गलत है। फ्री मूवमेंट रेजिम इस इतिहास को एक्नॉलेज करता था लेकिन उसे स्क्रैप करके अब वहां पे फेंसिंग करना ये सही नहीं है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अवर डिसरप्शन। अगर देखो बॉर्डर पोरस था, आसानी से लोग आ जा सकते थे, तो इसे बेटर ढंग से मैनेज किया जा सकता था इंडिया और म्यांमार के द्वारा मिलके। अब लेकिन दिक्कत यह है म्यांमार में ना आर्मी का कंट्रोल ही नहीं है। वहां पे इंडिया के साथ लगते बॉर्डर पर म्यांमार की आर्मी का कंट्रोल है ही नहीं, तो ये एक बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट, नो कन्विंसिंग सिक्योरिटी रिस्क। आर्टिकल का ये कहना है ड्रग ट्रेड जो है पहले से काफी कम हुआ है, क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रेड, और इंडिया में ना नॉर्थ ईस्ट में ड्रग बढ़ता जा रहा है। इसके लिए नॉर्थ ईस्ट में इन्फोर्समेंट की दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर उतना इन्फोर्स्ड नहीं है। और ये कहना कि फेंसिंग के बाद में ड्रग ट्रेड रुक जाएगा, ये गलत है। पंजाब का एग्जाम्पल दिया जाता है कि पंजाब में देख लीजिए स्ट्रॉन्ग फेंसिंग है लेकिन बावजूद इसके पंजाब में ड्रग आता है। नेक्स्ट, इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत एफएमआर लॉन्च किया गया था लेकिन इसे रिवोक करना ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट है। रिफ्यूजी राइट्स के भी अगेंस्ट है। म्यांमार के सिविलियन भाग कर इंडिया में आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो उनकी जान बचाना इंडिया का कर्तव्य बनता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फेंसिंग होने से फिर रिफ्यूजीज इंडिया में नहीं आ सकेंगे जो म्यांमार की आर्मी से अपनी जान बचाना चाहते हैं। लास्ट आर्ग्यूमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी हाई है। मतलब देखो फेंसिंग होगी, कई बार तो फेंसिंग माउंटेन्स के ऊपर से जाएगी, बहुत खर्चा आएगा फेंसिंग करने में। और दूसरा सोशल इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट तो फेंसिंग की खर्चे से संबंधित है और सोशल कॉस्ट मतलब लोगों को दिक्कत होगी, ट्राइबल्स को दिक्कत होगी, तो दोनों कॉस्ट हाई हैं। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो द हिंदू ने दिए वो मैंने आपको बता दिए। और फायदे में लिखने हो तो आप बता सकते हो नेशनल सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत होगी और शांति रहेगी, इंसर्जेंट्स पे लगाम लगाई जा सकती है, स्ट्रॉन्ग फेंसिंग होगी तो वो भाग के म्यांमार में नहीं जा सकेंगे, ड्रग ट्रेड रुकेगा, फेक करेंसीज आती हैं वो रुकेंगी। ये सारे फायदे प्लस में आप लिख सकते हो फेंसिंग होने के।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिर से द हिंदू का है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अगस्त 2023 में ना सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। उस जजमेंट में ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट को अपहोल्ड किया गया था। जजमेंट था क्या? देखो, छोटे बच्चों को पढ़ाना ना बहुत मुश्किल काम होता है। बीएड की जो डिग्री है ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो डिग्री है, वो सफिशिएंट नहीं है छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अगर देखो एलिमेंट्री एजुकेशन में टीचर को पढ़ाना है ना छोटी क्लासेस को, तो या तो डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। तभी आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो, अदरवाइज नहीं पढ़ा सकते। क्योंकि देखो, छोटे बच्चों को पढ़ाना ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत क्रिटिकल काम है। जैसे फाउंडेशन लिटरेसी, शुरू में प्लस माइनस ये सब चीज़ें सिखाना, अल्फ़ाबेट्स, सेंटेंस बनाना, ये सब सिखाना, ये बहुत एक प्रकार से ना बच्चों की नींव पड़ती है। अगर यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होंगे ना, तो बच्चों की नींव ही खराब होगी, तो सारी बिल्डिंग ही कमज़ोर बनेगी। आगे जाके बच्चा कभी अपने पोटेंशियल को नहीं हासिल कर सकेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिंपल बीएड टीचर्स नहीं पढ़ा सकेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन में छोटे बच्चों को, या तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी पढ़ा सकते हैं। ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। क्योंकि ना पहले नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन NCTE, इन्होंने ये बोल दिया था कि बीएड वाले पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं पढ़ा सकते। तो अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से फेरबदल करना होगा। एक गलती, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन मैंने बोल दिया, टीचर एजुकेशन आएगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE। हाँ, तो सजेशंस क्या हैं अब सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद? राइटर कहते हैं, सबसे पहले तो ना आप व्यवस्था करो ऐसे टीचर्स की जिनके पास में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है। इसके लिए नए कॉलेजेस आप खोलो, और इसके अलावा अभी जिनके पास बीएड डिग्री है उनको भी मौका दो कि वो जल्दी से एलिमेंट्री एजुकेशन में भी डिग्री हासिल कर सकें, एक छोटा कोर्स करके 3 महीने का या फिर 6 महीने का। नेक्स्ट, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आई है उन टीचर्स के लिए जो एलिमेंट्री एजुकेशन में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज को इस प्रकार के टीचर्स के लिए कुछ ना कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम लाना चाहिए। नेक्स्ट, सरकार ना अब नए कॉलेज खुलेंगे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री प्रोवाइड करने के लिए। सरकार ना उन कॉलेजेस को अच्छे से रेगुलेट करे, बीएड जैसा हाल ना हो जाए। बीएड कॉलेजेस की ना क्वालिटी, खास करके प्राइवेट बीएड कॉलेजेस की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है हमारे देश में। बस नाम के लिए डिग्री मिल जाती है, टीचर कुछ नहीं सीखते, अच्छे टीचर नहीं निकलते। तो ना सरकार अच्छे से रेगुलेट करे इन नए कॉलेजेस को जो खुलेंगे। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टीचर से संबंधित। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चंस देख लीजिए लास्ट में जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस देखो मेंस के अटेम्प्ट करने हैं। एक तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट सेक्टर से संबंधित और दूसरा फ्री मूवमेंट रेजीम से संबंधित। लास्ट में एक प्री का क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पिछले साल पूछा था 2023 में। मैच द फॉलोइंग नहीं है इस स्टेटमेंट में, सीधी स्टेटमेंट्स हैं। आपको ये बताना है कितनी स्टेटमेंट सही हैं इन तीनों में से। एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। क्वेश्चन को दिखाना एक प्रकार से मकसद था आपको बताना कि इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी काफ़ी पूछती है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम दूसरे देशों के साथ मिलकर जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ में मिलके, ये यूपीएससी ने पूछे, आगे भी ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जेटिक डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।